Welcome to the second part of the explanation. Let's continue our chapter. Expansion of British power in India. हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने फ्रांस के लोगों को भगाया इंडिया से और ख़ुद अपना दबदबा पूरी तरीके से मतलब फैला के रखा पूरे भारत में. नाउ वी विल सी द एक्सपेंशन. अब दबदबा अपना बना कर रखा है तो अब पूरे भारत में कैसे फैला अंग्रेज वो पढ़ेंगे. All the other trading companies, given the opportunity, would have wanted to colonize India to promote their commercial interest. The English were successful in defeating all trading companies desirous of taking control of part of the subcontinent. तो जितने भी यूरोपियन कंट्री आए थे, जितने भी आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो ये जो अंग्रेज़ थे ना, अंग्रेज ने सभी को भगा के खुद अपना दबदबा यहाँ जमा लिया. द क्वेश्चन इज वाई वेर द ओनली इंग्लिश सक्सेसफुल. तो अब एक सवाल आता है कि इतने लोग आए थे बिजनेस करने के लिए पर सिर्फ अंग्रेज ही क्यों सक्सेसफुल रहे. वी विल एक्सप्लोर दिस रीज़न इन दिस चैप्टर. और हम लोग इस बात को जानेंगे इस चैप्टर में. बाय द मिड 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1850 के बाद का समय. द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. It began with the Battle of Plassey in Bengal and ended with the revolt of 1857. तो ये जो सारा कारनामा है ना, स्टार्ट हुआ था 1857, मतलब ख़त्म हुआ था 1857 में और स्टार्ट हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में, जब अंग्रेज़ों ने पहली बार भारत पे ना युद्ध किया, भारत के ही राजा के साथ. बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के एक राजा थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उनके साथ मार किया था. ठीक है, तो ये सारी बातों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. Take note of the map given below and subsequently read about the various stages in which the English took control of such a large area in the subcontinent. और देखो ये जितना भी आपको मैप में दिख रहा है ना, ये सारे एरिया को अंग्रेज़ों ने पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया था. तो सबसे पहले आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कि सबसे पहले बंगाल में कैसे अपना दबदबा या फिर आक्रमण करके छीना. यहाँ से ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है. ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को यहाँ से देखना वीडियो. बंगाल वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश इन 1764. 1764 में पहली बार अंग्रेज़ों ने किसी एरिया पर कब्जा किया ना, तो वो था बंगाल. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के डेथ के बाद द मुग़ल एम्पायर बिकेम वीक. जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत कमज़ोर हो गया. हमने ये सारी बातें पढ़ा था चैप्टर 3 में कि क्यों कमज़ोर हुआ. नवाब सिराजुद्दौला चैलेंज ब्रिटिश एक्टिविटीज़ लाइक नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ इन बंगाल. तो जो ब्रिटिश थे ना, वो टैक्स नहीं देते थे बंगाल के जो राजा थे उनको, और बंगाल के जो राजा थे उनका नाम आप याद रखना, नवाब सिराजुद्दौला. ठीक है, तो और बात ही नहीं मानते थे. बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बनते बिज़नेस होने से पहले. तो स्टार्टिंग में तो अंग्रेज़ बोला कि हाँ साहब, जो आप बोलोगे हम मानेंगे वो बात. पर जैसे जैसे मुग़ल कमज़ोर होने लगा ना, तो इनका कोई बात ही नहीं मानता था राजा का. अंग्रेज मतलब जो थे वो बात ही नहीं मान रहे थे. सारे काम जो कर रहे थे वो राजा के विरुद्ध में कर रहे थे. सिराजुद्दौला वॉज सस्पिशियस ऑफ इंग्लिश एक्टिविटीज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. और सिराजुद्दौला जो कि गवर्नर थे बंगाल के, उनको शुरू से ही ना मतलब डाउट होता था अंग्रेज में कि इनका मनसा ठीक नहीं है, इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, ये कुछ दूसरे मकसद से आए हैं. डिफाइंग हिज ऑर्डर द इंग्लिश फोर्टिफाइड देयर सेटलमेंट्स इन कलकत्ता इन 1756. तो क्या हुआ कि ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था ना कि कुछ कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे कि आप अपना जो फैक्ट्री है उसको आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते. फोर्टिफाई करने का मतलब घेराबंदी, उसके पूरा बाउंड्री नहीं दे सकते हैं. पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंग्लिश है यानी कि जो अंग्रेज़ है ना, वो अपना फैक्ट्री को पूरे चारों तरफ से घेराबंदी करने लगे कलकत्ता में. ठीक है, इन 1756, जबकि ये राजा का ऑर्डर नहीं था, ये राजा के विरुद्ध में था. ठीक है, तो सिराजुद्द ऑब्जेक्टेड टू इट. फिर सिराजुद्द देखे तो बोला, अरे हम तुमको मना किए कि तुम घेराबंदी करो, तुम लोग क्यों कर रहे हो घेराबंदी. एंड ये क्या है, मार्च मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश. और मतलब ऑर्डर्ड है ये. ठीक है, ऑर्डर्ड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश. यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, मतलब जिसने भी PDF भेजा है उसने ये ऑमिट कर दिया, मिट गया यहाँ पे. तो ऑर्डर्ड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश. फिर तो अपने सिपाहियों को उसने ऑर्डर दिया कि जाओ इन अंग्रेज़ों को एकदम ऐसा मारो कि समझ में आ जाए ये सब क्यों घेराबंदी कर रहा है अपने फैक्ट्री का.
हिज आर्मीज हेल्ड द ब्रिटिश एज प्रिजनर इन द, ये क्या है, ये पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, आप देखना, ऑफ फोर्ट विलियम। तो वो जो फोर्ट विलियम था ना, जो किला था, उस पर जाके सिराजुद्दौला के सोल्जर्स ना जाके अटैक कर दिए। Here, one of the prisoner alleged that 146 British officers were shot in a room 22 feet long and 14 feet wide। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं, मतलब एक छोटा सा ही कमरा है जो कि 14 फीट वाइड है और 22 फीट लॉन्ग है। ठीक है, वैसे कमरे में ना एक 146 ब्रिटिश ऑफिसर्स 146 ब्रिटिश ऑफिसर को छोटे से कमरे में कूच कूच के ना भर दिया और रात भर छोड़ दिया। और मतलब यही उसका सोल्जर से यही बोला सिराजुद्दौला कि तुमने राजा के विरोध में किया है ना काम, तो अब तुम देखना कि क्या हश्र होता है तुम लोगों का। तो उस छोटे से कमरे में कोच कोच कर 146 ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो भर दिया था ना रात में, और जब सुबह जब खोल के देखा ना, तो लीडिंग टू डेथ बाय सफोकेशन, घुटन के मारे ना ऑफ 123 ऑफिसर्स मर गए थे। 146 में 123 ऑफिसर्स ब्रिटिश के मर गए थे। ऑफिसर्स, कोई आम आदमी नहीं, ऑफिसर्स ब्रिटिश के। हाउएवर दिस एक्शन इज सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, और इस एक्शन को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। हैज़ बीन क्वेश्चन बाय सेवरल स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस सब्सिक्वेंटली। और इस एक्शन को लेकर ना बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं ना जो बोलते हैं ये सारे चीज़ गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो यही चीज़ था कि 146 ऑफिसर्स था, उन्हें एक छोटा सा कमरा में कोच कोच कर डाल दिए और रात में डाले थे, और सुबह जब खोला उस कमरे का गेट को तो 146 में से 123 ऑफिसर जो था उनका डेथ हो चुका था। कैसे डेथ हुआ? तो सफोकेशन के कारण। ठीक है, सफोकेशन यानी कि घुटन के कारण। उसके बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहला मार था ये बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी एक जगह का नाम है। ठीक है, बैटल का मतलब होता है मारधाड़, युद्ध करना। तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि बंगाल में हुआ था। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन 23 जुलाई 1757। ठीक है, आप ये डेट याद रखना, 23 जून 1757। द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट एट मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद एक जगह है बंगाल में। द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल एट दैट टाइम। और ये कैपिटल था मुर्शिदाबाद अनडिवाइडेड बंगाल का, यानी कि जो आज बांग्लादेश है ना वो पहले बंगाल ही था अपना। बाद में 1947 के बाद मतलब उसको एक अलग देश बनाया गया, ईस्ट पाकिस्तान। व्हाटएवर, वो सब बातें हम लोग जो कभी और करेंगे। अभी जो चैप्टर है उस पर देखते हैं। तो द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल एट दैट टाइम ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश का जो फोर्स था उसका नेतृत्व कर रहा था, मतलब उसका जो हेड था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। एंड मीर जाफर कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था ना, यानी कि उनका जो आर्मी को लीड कर रहा था वो था मीर जाफर। और मीर जाफर ना अंग्रेज़ों लोगों से मिल चुका था। अंग्रेज़ों ने इसे घूस देकर बोला, मतलब कि तुम ये युद्ध में मेरा साथ दे दो, उसके बाद क्या करेंगे हम कि ये जो सिराजुद्दौला है ना इसको मार देंगे और तुमको राजा बना देंगे। ठीक है, तो ये जो मीर जाफ़र था इतना पागल इंसान कि ये ना बात मान लिया अंग्रेज़ों का। ठीक है, और कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब सिराजुद्दौला आर्मी मीर जाफ़र बिटरेड द नवाब एंड सपोर्टेड क्लाइव। देखो है ना लिखा हुआ, मीर जाफ़र बिटरेड नवाब, नवाब को ही धोखा दे दिया, हरा दिया, और सपोर्टेड क्लाइव। और क्लाइव जो कि ब्रिटिश आर्मी का जो चीफ था, मतलब उनकी आर्मी का जो लीड कर रहा था, उनका सपोर्ट करके उनको जिता दिया और धोखे से इनको भी मरवा दिया था सिराजुद्दौला को। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल। और सिराजुद्दौला ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ अंग्रेज़ों से हार गया। वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। उसके बाद ये सिराजुद्दौला को मतलब पकड़ के मरवा दिया गया था, मार दिया गया था। मीर जाफ़र वॉज रिवॉर्डेड एंड मेड द नवाब ऑफ बंगाल। फिर अंग्रेज़ बहुत खुश हुए कि वाह रे मीर जाफ़र, तुम तो जितवा दिए हमें, पहला बैटल था हमारा बैटल ऑफ प्लासी, इसमें तुम जिता दिए, तुमको हम राजा बनाएंगे। अब आप समझ के देखो, ज़रा सोच के देखो कि ऐसा राजा किसी काम का होगा क्या जो दूसरे के सपोर्ट से राजा बना है? जस्ट इमेजिन। ठीक है, ये तो एक कठपुतली के जैसा हो गया ना, पपेट के जैसा हो गया। अब तो जो अंग्रेज़ बोलेंगे मीर जाफ़र वही करेगा, है या नहीं? आप सोच कर देखो। तो यही हुआ बाद में।
मीर जाफ़र वॉज रिवॉर्डेड एंड मेड द नवाब ऑफ बंगाल। फिर जब ये सिराजुद्दौला का डेथ हुआ ना, तो ये पिक्चर है मीर जाफ़र का, ठीक है। तो मीर जाफ़र को बना दिया गया बंगाल का नवाब। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल बाय द कंपनी। और ये पहला स्टेप था जब जो अंग्रेज़ थे, कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत पर अपना फुट स्टेप रख दिया था, ठीक है। पॉलिटिकली कैप्चर करना अब स्टार्ट हो गया था। देयर आफ्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग नवाब, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नवाब तो था ही मीर जाफ़र वॉज जस्ट अ पपेट, देख लो, है ना, पपेट यानी कि कठपुतली, कि जैसा ब्रिटिश बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र वॉज जस्ट अ पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश विद द पावरलेस रूलर ऑफ द थ्रोन ऑफ बंगाल। द कंपनी ट्रेडर एक्सप्लॉइटेड द इंडियन आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स फॉर देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, मेकिंग बंगाल इकोनॉमिकली वीक। उसके बाद क्या था, उसके बाद जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सब तो गए भाड़ में। मतलब सारे पेपर्स जो थे वो फाड़े और बोले कि अब हम लोग का रूल चलेगा। अंग्रेज कहें ऐसा कि मीर जाफ़र तुम चुपचाप से बैठो, तुमको राजा बनाया है ना, तो तुमको जितना हम बोले तुम बस उतना सुनोगे, ठीक है। देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग दिस डिटोरेटिंग इकोनॉमी ट्रेड। उसके बाद ना इन लोगों ने बंगाल को ऐसा चूसा ना कि पूरा बंगाल इकोनॉमिकली वीक हो गया, ठीक है। जो एक बंगाल जो कि एक टाइम पे बहुत रिच हुआ करता था, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। एज मीर जाफ़र स्टार्टेड रजिस्टिंग ब्रिटिश अथॉरिटी। अब देखो, जैसे कि आप ही हो, अगर आप सम टाइम होता है कि मम्मी से या अपने बड़े भाई से या बहन से पानी मांगते हो, तो क्या बोलती हैं वो सब, बोलती है ना कि तुम ज़्यादा नवाब बन रहे हो, खुद जाकर एक गिलास पानी ले लो, ठीक है। तो नवाब होना ना एक स्टेटस का सिंबल था। और यहाँ पर मीर जाफ़र कैसा फील कर रहा था कि वो तो एक नवाब है, वो जैसा बोलेगा वैसा ही अंग्रेज करेगा। पर यहाँ तो रिवर्स हो रहा था ना, ये तो पपेट रूलर बन गया था, कठपुतली बन गया था अंग्रेज़ों का। तो मीर जाफ़र का ईगो हर्ट हुआ कि अरे हम नवाब हैं और तुम लोग मेरा ही बेइज्जती करते हैं। तो एज मीर जाफ़र स्टार्टेड रजिस्टिंग ब्रिटिश अथॉरिटी, द इंग्लिश आर्बिटरीली रिप्लेस्ड हिम विद मीर कासिम टू फर्दर देयर इंटरेस्ट। फिर जब ना मीर जाफ़र को हटाया, बोला हटो, तो तुम बहुत अड़चने डाल रहे हो बीच में, ठीक है, तो तुम हटो। और फिर मीर कासिम को बना दिया वहाँ का राजा, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ बक्सर। आपको ये बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गया? आई होप आपको आ गया होगा समझ में। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। फिर अंग्रेज़ों का जो हेड था, कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और जो नवाब थे उनका जो सोल्जर्स था, उनका हेड थे मीर जाफ़र, ठीक है। और मीर जाफ़र और जो उस वक्त के नवाब थे ना, उनका नाम था सिराजुद्दौला। तो ये जो थे मीर जाफ़र, ये मिल गए थे अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों से मिलके इसने अपने ही आर्मी को, अपने ही सोल्जर्स को सबको मरवा दिया और ये युद्ध अंग्रेज़ों को जितवा दिया। अंग्रेज़ इसको बोले थे कि अगर तुम ये युद्ध जितवाओगे तो हम तुमको बनाएंगे बंगाल का नवाब, और ऐसा ही इसको बनाया। पर बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ इसको ऐसा, मतलब नवाब तो बना दिया, पर ऐसा नवाब था कि ये पपेट था, कि जैसा अंग्रेज इसको बोलते थे वैसा ये करता था। फिर बाद में इसको रियलाइज़ हुआ कि अरे हम है नवाब, हम ना ऑर्डर देंगे, अंग्रेज क्यों देगा हम पे ऑर्डर। तो बाद में जब इसको रियलाइज़ हुआ तो ये रिवॉल्ट किया। तो ये जब ये रिवॉल्ट करने लगा ना, तो इसको हटा के, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को राजगद्दी में बैठा दिया कि तुम अब आओ मीर कासिम, बंगाल के नवाब, ठीक है। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। आई होप आपको बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे मीर कासिम, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना मीर जाफ़र और मीर कासिम में, ठीक है। मीर जाफ़र अलग था, मीर कासिम अलग है। तो फिर मीर कासिम को बैठाया गद्दी में अंग्रेज़ों ने, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम वॉज इनिशियली वेरी जेनरस एंड फ्रेंडली विद द ब्रिटिश। शुरुआत में तो मीर कासिम बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और जेनरस था अंग्रेज़ों को लेके, मतलब बहुत सॉफ्ट था। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, पर कुछ सालों के बाद, ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देयर कंट्रोल। अब देखो, है तो ये नवाब ही ना, इसका नवाबी घटेगा नहीं, घटेगा ना। तो और अंग्रेज इसको ऑर्डर देते थे कि ऐसे करो वैसे करो, तो ये रिफ्यूज़ करता था कि अरे हम है नवाब, हम,
मीर कासिम बोलता था। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर कंट्रोल। द हॉस्टिलिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मीर कासिम इंक्रीज एंड द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अ वॉर। फिर अंग्रेज भी परेशान कि अरे मीर कासिम को हम बनाए नवाब ताकि ये मेरा बात समझे, लेकिन ये मीर कासिम है कि हम ही लोग पीछे हम ही लोग पर भारी पड़ रहा है। तो क्या किया, अंग्रेज़ों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया कि हम मार करेंगे तुमसे। ठीक है, तो मीर कासिम क्या किया, अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। मीर कासिम जो कि यहाँ बंगाल का गवर्नर था, उसने अवध के सुलाजुद्दौला, ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होना, सिराजुद्दौला अलग था और ये सुजाउद्दौला अलग था। ठीक है, यहाँ पे अवध है ना, तो अवध में जाके सुजाउद्दौला को बोला, दोस्त देखो यहाँ अंग्रेज लोग ना बहुत फड़फड़ा रहा है, ठीक है, चलो मिल के मार करते हैं और अंग्रेज को यहाँ से भगाते हैं। तो अवध का राजा जो था वो था, नवाब जो था वो था सुजाउद्दौला, बोलता हाँ 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 चलो। और उस वक्त ना दिल्ली में जो मुग़ल था ना, तो उनका नाम था शाह आलम, जो उस वक्त का राजा था उनका नाम था शाह आलम। तो अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, वो दिल्ली में जाकर बोले, अरे दोस्त देखो यहाँ बंगाल में बहुत परेशान कर रहे हैं अंग्रेज़ लोग, तो यही मौका है कि चलो मिलते हैं और अंग्रेज़ को मार के हम लोग रगेद देते हैं। ठीक है, रगेद देना मतलब भगा देते हैं। तो मीर कासिम जो है, पहले तो यहाँ पे इनको अवध में लेटर भिजवाया, बोला कि आओ मार करने के लिए। फिर अवध वाले ने दिल्ली के जो नवाब थे उनको बोला, दिल्ली के जो मुग़ल थे, ठीक है, शाह आलम सेकंड, उनको बोला कि चलो अच्छा मौका है अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का। फिर तीनों ना आए बक्सर में। बक्सर बिहार का एक जगह का नाम है। ठीक है, देखो यहाँ पे पलासी या बक्सर नहीं दिया गया, बट बक्सर इज़ समवेयर हियर। ठीक है, इस साइड में बक्सर है। तो बक्सर में आए, यहाँ से अवध से आए सुजाउद्दौला, दिल्ली से आए शाह आलम सेकंड, और यहाँ बंगाल का जो था मीर कासिम। तो तीनों थे एक साइड और अंग्रेज़ थे एक साइड। अंग्रेज़ था अकेले और इधर तीनों था। और इस साइड जो तीनों था ना, जो हो गया मीर कासिम हो गया, सुजाउद्दौला हो गया और शाह आलम सेकंड हो गया। तो ये सब का आर्मी था वो ओल्ड वर्जन वाला, ठीक है, तलवार धनुष भाला ये सब। और अंग्रेज़ लोग की तरफ जो आर्मी था ना, उनके पास था एकदम लेटेस्ट बंदूक उस वक्त का। ठीक है, बंदूक सब था एकदम बहुत हाई क्वालिटी हाई टेक्निक वाला, मतलब बहुत, ठीक है, अच्छा था। और वो सब के पास था तीर धनुष तलवार, ये सारा चीज़ था। और ये सब जाकर लड़े जाके बक्सर में। बक्सर एक छोटा सा एरिया है बिहार में, करेंटली इन बिहार। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर में और देखते हैं कि क्या हुआ था। फिर मीर कासिम वॉज, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे डिक्लेयर वॉर कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश ने वॉर डिक्लेयर कर दिया कि मार करेंगे अब। मीर कासिम लॉस्ट द वॉर एंड फ्लीड टू अवध, सॉलिसिटिंग सपोर्ट फ्रॉम सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकेंड। तो मैंने जो बात बताई ना, वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं कि वो गया बाद में अवध और नवाब ऑफ फिर शाह आलम सेकेंड जो कि दिल्ली में बैठा हुआ था। एंड देन मुगल एम्पर, द कम्बाइंड फोर्स ऑफ दीज थ्री फॉट विद द ब्रिटिश आर्मी इन द बक्सर। फिर बक्सर के एरिया में इन तीनों का आर्मी लड़ाई किया, बट वर डिफीटेड। और डिफीट क्यों हुआ आपको पता चल गया, ठीक है ना, पता चल गया ना, क्योंकि इन लोगों के पास उतना अच्छा वेपन्स नहीं था और अंग्रेज़ों के पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स थे और बंदूकें भी थी। दे हैड टू पे अ हेवी प्राइस। और अब देख लो, अभी तो सिर्फ बंगाल ही ना आ रहा था, पर किस्मत देख लो, अवध भी गया, यानी कि लखनऊ वाला एरिया भी गया और दिल्ली भी गया। मतलब अब जो पूरा भारत था वो एक तरीके से पूरे तरीके से खोखला होने लगा। They had to pay a heavy price, including a major concession in terms of revenue collection और दीवानी ऑफ बंगाल। तो उसके बाद इस वॉर के बाद ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद बोला गया, अंग्रेज ने ये बोला कि अब जो है ना बंगाल में जितना भी टैक्स होगा वो अब हम लोग कलेक्ट करेंगे, मतलब जितना भी पैसा आएगा बंगाल से वो हम करेंगे। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज सिंगुलरली इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ये इंडियन हिस्ट्री में। और इस बैटल में भी ये जो नवाब थे, इन लोगों का नवाबीगिरी निकल गया था और अंग्रेज़ जो थे वो अब अपना जो दबदबा था वो बंगाल के एरिया में तो बनाने के लिए युद्ध करे ही थे ना, पर साथ में ही इनको फ्री में मिल गया अवध और दिल्ली का भी पावर। ठीक है, उसके बाद आया डुअल गवर्नमेंट। डुअल का मतलब होता है टू और गवर्नमेंट मतलब शासन करना। डुअल गवर्नमेंट आफ्टर 1765 बंगाल, बिहार, उड़ीसा पेड देयर रेवेन्यू टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो देखो क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद ना जो जितने भी टैक्सेस होते थे बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेना स्टार्ट कर दिए, अकॉर्डिंग टू द दीवानी राइट जनरेटेड बाय देम बाय द मुगल किंग शाह आलम। और ये दीवानी राइट दिए थे शाह आलम ने इन लोगों को। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फेस्ड विथ द प्रॉब्लम ऑफ हाउ एंड फ्रॉम whom टू कलेक्ट टैक्सेस। पर अब इनके सामने ये टेंशन हो गया कि अब किससे किससे टैक्स लें, क्योंकि टैक्स का स्लैब अलग अलग होता है। अभी भी आज के ज़माने में भी जिनका सैलरी ज़्यादा होता है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और जिनका सैलरी कम होता है ना, अराउंड जिनका 2.5 लाख रुपए एनुअल सैलरी रहता, अगर उससे कम रहता ना तो उनका टैक्स नहीं लिया जाता। तो उसी तरीके से अंग्रेज़ों के सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि किनसे कितना टैक्स लेना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। They carried out on the administration with the help of the नवाब officials. This was called dual government. तो इसने नवाब के जो ऑफिशियल्स थे उनसे बोला कि देखो, कलेक्ट करने वाला काम तुम्हारा और सारा पैसा जमा करके तुम हमको दे दो, वो काम है मेरा। मतलब कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना वो मेरा काम है, और तुम्हारा काम बस यही है कि तुम बस एडमिनिस्ट्रेशन देखो, मतलब तुम देखो लोगों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और तुम हमको आके बताओ, हम तुमको पैसा देंगे फिर, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड द डुअल गवर्नमेंट। अंडर दिस सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम वॉज इन द हैंड ऑफ नवाब। मतलब कि एक तरीके से दिखावा के लिए कि नवाब जो है वो राजा है, पर पैसों का जितने भी लेन देन है वो अंग्रेज करेगा। बट द कंट्रोल ऑफ द रेवेन्यू, मतलब पैसों का लेन देन, वॉज इन द हैंड ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के हाथ में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। दिस मेंट दैट देयर वॉज 2 रूलर्स एट द सेम टाइम। इसका ये मतलब था कि एक समय में 2 रूलर्स थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। On the other hand, they did not have to take responsibility for organizing welfare measure for the people. और इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं थी कि लोगों का भला करना है, रोड बनाना है, मतलब जितने भी होते हैं ना चीज़ें जो बेसिक नीड थे उस वक्त के, इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं था। बिकॉज दैट वुड फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ द नवाब एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ये सारे चीज़ तो अब किसके माथे चले गए थे, ये सारा काम था नवाब का, बट ये पैसे लेने वाला काम किसका था, तो पैसे लेने वाला काम था अंग्रेज़ों का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड ऑन द अदर हैंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द किंगडम। द नवाब हैड नो कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ हिज एम्पायर। और अब ऐसा सिचुएशन आ गया था भारत में कि जो नवाब थे उनको ही उनके पैसों से जो टैक्स उनको मिलना था उसी से वो दूर हो गए, दूर कर दिया गया। एज द इंग्लिश वेयर नॉट रेडी टू शेयर द रेवेन्यू विद द नवाब। और नवाब को पैसे देने से मना कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो ये था डुअल गवर्नमेंट। आई होप आपको ये डुअल गवर्नमेंट अच्छे से समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। इन द ईयर 1770 विटनेस द मोस्ट सीवियर फैमिन ऑफ द सेंचुरी। 1770 में ना इतना गजब का सूखा, मतलब इतना भयानक सूखा पड़ा था बंगाल के एरिया में कि कोई भी फसल नहीं उपजे थे। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे किसानों का, सभी लोगों का। मिलियंस ऑफ पीपल प्रीज्ड बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इतना भुखमरी था, कुछ भी खाने को नहीं था, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मौज में थे, अपने मस्ती में थे, इनको कोई परवाह नहीं था इन लोगों का। आप एक बार बस पिक्चर देखो, कितने पतले पतले लोग हैं उस वक्त जब भुखमरी आई थी, तो क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग भूख के कारण ना मर रहे थे। दिस काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट डिड नॉट गो अननोटिस इन इंग्लैंड। तो अब देखो, इतने बड़े यहाँ पे भुखमरी आया और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद पैसे लेके मौज कर रहे हैं, तो ये बात क्या छिप पाती कहीं तक। तो ये बात जब इंग्लैंड में पता चला ना वहाँ की महारानी को, since the English East India Company was not only company that granted permission by the Queen to trade in India, there were enough people in the British Parliament jealous of the riches of that company officials made through illegal private trade। तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया था ना कि साइड से भी बहुत इलीगली ट्रेड होता था। तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग थे ना, मतलब जो अंग्रेज़ों के संसद भवन में बैठे हुए लोग थे, वो मतलब परमिशन देते थे, और यहाँ पे जो ब्लैक मार्केटिंग होता है ना, उस तरीके से ये सब पैसा कमाते थे।
They pointed out rampant corruption inside the company and wanted severe action to be taken. और ये जो अंग्रेज के जो पार्लियामेंट में कुछ लोग बैठे थे ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा जलते थे। ठीक है, और मतलब उन लोगों का कहना था कि ये सब कितना इलीगली कमाता है, तो मतलब ये सब गलत है ना। तो इन लोगों को मौका मिल गया, उन लोगों को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। उसने महारानी को जाकर बोला कि देखिए ये सब कर क्या रहा है, ये सब इंडिया से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भुखमरी हुआ है, लोगों का कोई मदद ही नहीं कर रहा। दे पॉइंटेड आउट द रैम्पेंट करप्शन इनसाइड द कंपनी एंड वांटेड सीवियर एक्शन टू बी टेकन। और वो सब चाह रहे थे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे रानी का कान भर के, कि उन लोगों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिले। सिंस द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मूविंग टूवर्ड्स बैंक्रप्सी, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुद रेवड़ी खा रहे थे ना, ये तो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, ये खुद इनका इतना मौज मस्ती करते थे कि इनका खुद बैंक बैलेंस कम होने लगा। इट हैड नो अदर वे बट टू डिपेंड ऑन द ब्रिटिश कंपनी फॉर लोन टू सर्वाइव। और इस हद तक आ गया ना कि एक तो यहाँ पर भुखमरी छाई हुई है, और यहाँ के लोग जो हैं वो खाने के लिए तड़प रहे हैं। बहुत सारे पैसे थे स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन ये सब अपने मौज मस्ती में सारे उड़ा दिए, और यहाँ का लोग कुछ खुद ही मर रहे हैं, तो ये सब टैक्स क्या देंगे। तो टैक्स नहीं देंगे तो इनका तो बैंक बैलेंस खाली होगा ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वही हुआ, फिर बाद में ये सबको लोन लेना पड़ा वहाँ अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो ये थी कुछ डुअल गवर्नमेंट की बातें। नाउ वी विल सी अबाउट द अदर बैटल्स। और भी बैटल हुए, अभी तो हमने सिर्फ नवाब को लड़वा कर हराया ना, फिर एंग्लो मराठा हुआ। इसमें देखेंगे कि मराठास जो थे वो कैसे हारे अंग्रेज़ों से। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, उसके बाद फिर एंग्लो सिख वॉर। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर सब्सिडरी अलायंस, और उसके बाद हमें पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, उस सबको पढ़ के हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं वापस से हम पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।